वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बायोलॉजी की क्लासेस लेकर के आए हैं। ये क्लास 10th की बायोलॉजी है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, और यह जीव विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, अध्याय 7। तो आज नियंत्रण और समन्वय समन्वय को हम इस लेसन में सीखेंगे और जानेंगे। नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है, ये दोनों शब्द क्या अर्थ भी जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब जैसे ही आप इस बात पे नजर डालते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि हम नियंत्रण किसे कहेंगे, हम समन्वय किसे कहेंगे, ये दो शब्द जब आपके विचार में आते हैं तो उसका जवाब हमारा मस्तिष्क ढूंढने लगता है और फिर इसके जवाब में हम बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर दे सकते हैं। कह सकते हैं जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से होने वाले ऐसे रासायनिक व शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके अनुसार शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती हैं और विभिन्न अंगों के बीच आपसी संबंध बना रहता है, इसे ही नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जीवधारियों के शरीर में होने वाले प्राकृतिक रूप से परिवर्तन है। ये परिवर्तन रासायनिक हो सकता है, ये परिवर्तन आपका क्रियात्मक रूप से हो सकता है, ठीक है, ये परिवर्तन आपका भौतिक रूप से हो सकता है। तो इन शरीर के अंदर या शरीर के बाहर जो क्रियाएं होती हैं वो निश्चित रूप से दो ही काम के लिए होती हैं कि नियंत्रण किया जाए और समन्वय किया जाए। लेकिन यहां तो हम नियंत्रण और समन्वय का अर्थ हमने समझा। अब देखिए, नियंत्रण का मतलब होता है कोई ना कोई चीज कंट्रोल किया जा रहा है। समन्वय का मतलब होता है आपसी सामंजस्य बैठाया जा रहा है, यानी आपस में सामंजस्य बैठाया जा रहा है। आपस में जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक दो या दो से अधिक हो सकता है, ये आपस में उनका सामंजस्य। जैसे क्या है कि क्लासरूम है, क्लासरूम में एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स में एक सामंजस्य स्थापित होता है। टीचर क्या करता है कि वह किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करता है, बताता है और उसके लिए वो मैसेज डिलीवर करता है। ठीक है, तो टीचर क्या हो गया, मैसेज डिलीवर करने वाला हो गया और जो स्टूडेंट्स क्या है वह रिसीवर हो गए, यानी उस मैसेज को स्टूडेंट तक वह मैसेज स्टूडेंट तक पहुंच रहा है और दोनों का आपस में क्या है, एक अच्छा तालमेल है, एक अच्छा संबंध है। ठीक है, तो समन्वय शब्द यह समन्वय को ही अभिव्यक्त करता है, बताता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय का उदाहरण, अगर जब एग्जाम्पल की बात किया जाए कि नियंत्रण और समन्वय का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जरा नजर दौड़ाइए और सोचिए, कुछ क्षण के लिए अपने दिमाग में सोचिए। एक दौड़ती हुई बिल्ली क्या कहां जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, उसे दौड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसे भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो बैठ भी सकती है, वो तो चुपचाप बैठ भी सकती है, सो भी सकती है, वह कूद भी सकती है, वह नाच भी सकती है। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चंस एक बिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पे जो उदाहरण दिया जा रहा है एक दौड़ती हुई बिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, झूले पे खेलता हुआ बच्चा। अब एक दौड़ती हुई बिल्ली के कई कारण हो सकते हैं, वो क्यों जा रही है। हो सकता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने भोजन की तलाश में उसने चूहे को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। तो प्रकृति ने कुछ इस तरह की विधियां बनाई है, प्रकृति ने कुछ इस तरह का विधान बनाया हुआ है जिस पर एक जीव दूसरे जीव से के संपर्क में रहता है। कोई किसी का भोजन बनता है, कोई किसी का माध्यम बनता है। तो एक दौड़ती हुई बिल्ली से क्या हुआ कि यहां पे एक गति आई और यह गति सजीव गति है, यानी आप कहते भी हैं कि जब एक गति की स्थिति आती है तो उसे हम सजीव कहते हैं नियंत्रण के संदर्भ में। तो एक दौड़ती हुई बिल्ली में क्या हुआ, एक गति आया, क्यों दौड़ रही है, तो इसके बारे में हम ये अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है उसने चूहे को देखा और अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए या अपनी भूख शांत करने के लिए उसके पीछे दौड़ी। अब झूले पर खेलते हुए बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। झूले पर खेलते हुए बच्चे, ये क्या हो रहा है, ये प्राकृतिक रूप से बच्चे खेल रहे हैं।
अब जैसे ही बच्चे खेलने की बात आती है तो वहां पर हम देखते हैं एक प्यारी सी स्माइल सबके चेहरे पे आ जाती है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, तो यहां भी कोई ना कोई गतिविधि हो रही है, यहां एक अनुक्रिया हो रही है। हम जिस पर्यावरण में हैं, जिस वातावरण में हैं, जिस प्रकृति में हैं, तो जैसे उजाले में, यानी सूर्य जब उदय होता है तो उजाला होता है। अब जब उजाला हुआ तो सबको अच्छा लगता है कि, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो झूले पर खेलते हुए बच्चे किसके लिए, क्यों कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? बच्चे घर पे भी तो खेल सकते हैं, क्या कोई जरूरी है कि झूले पे ही खेलेंगे? तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो यहां एक शब्द आपको मिलता है जिसे आप कहते हैं आनंद प्राप्ति। बच्चों को आनंद आ रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है, इसलिए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। यानी वहां पर जो अनुक्रिया हो रही है ये प्राकृतिक रूप से चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वह खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो यहां खुशी का अनुभव हम कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है, और जिसे हम कहते हैं बच्चों को आनंद आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, जुगाली करती हुई भैंस। जुगाली कर, आपने भैंस को देखा होगा, गाय को देखा होगा होगा। तो अब जब देखते हैं कि जब भैंस या गाय अपना चारा खा लेती है तो चारा खाने के बाद वो बड़े आराम से बैठ जाती है और अपने मुंह को क्या करती है, हिलाती रहती है, ऐसे ऐसे हिलाती है, जिसे कहते हैं जुगाली करना। अब ये प्राकृतिक ऐसी व्यवस्था है कि ये जीव भोजन करने के बाद उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। यानी उस भोजन को कैसे पचाया जाए, क्योंकि पचाना जरूरी है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर की क्रियाएं शिथिल पड़ने लगेंगी। तो जुगाली करती हुई भैंस के पीछे भी एक उद्देश्य छुपा हुआ है, एक नियंत्रण छुपा हुआ है। अब देखो, भैंस का क्या करना, चारा खाना, भैंस का चारा खाना ये भी एक प्रक्रिया, एक विधान के अंतर्गत आया, और चारा खाने के बाद उसको पचाना यह भी एक प्रक्रिया हुई। तो ये दोनों का संबंध देखो कैसे संबंध है। मुंह से भैंस ने क्या किया, चारा खाया, चारा खाने के बाद उसके पेट में गया, और पेट में जाने के बाद कुछ प्रक्रियाएं हुई होंगी। उसके बाद भैंस ने क्या किया, उसे पचाने का प्रयास किया, तो उसके लिए उसने क्या किया, जुगाली करना शुरू कर दिया। यानी ये भी हमारी प्रकृति की और पर्यावरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जीव क्या करता है, एक पाचन में वह जुगाली कर रही है, यानी वह पाचन क्रिया में सहयोग कर रही है। अपना जो भी कुछ चारा खाया हुआ है तो उसने उसमें सहयोग किया। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, भोजन करता हुआ मानव। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति क्या भोजन कर रहा है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो भोजन करता हुआ मानव की अगर एग्जाम्पल को हम लें नियंत्रण और समन्वय के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य या मानव भोजन इसलिए करता है कि उसे जीवन की क्रियाओं को संचालित करना होता है, उसे अच्छे तरह से निर्वहन करना होता है। यानी इसके पीछे एक क्या छुपा हुआ है, ऊर्जा छुपा हुआ है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, मनुष्य भोजन नहीं करेगा, तो फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी? और जब ऊर्जा नहीं होगा तो वह बोलेगा कैसे, वह नाचेगा कैसे, वह दौड़ेगा कैसे, वो काम कैसे करेगा? तो इसके पीछे भी एक अनुशंसा छिपी हुई है, एक अनुक्रिया छुपी हुई है। तो भोजन करता हुआ मानव में भी देखेंगे कि नियंत्रण है। किस चीज को नियंत्रण करने के लिए? हमारे अंगों को नियंत्रण करने के लिए भोजन जरूरी है। कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हमारे पास ताकत ही नहीं है, जरा सोचो कि एक बीमार आदमी है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, वो कैसे बोलेगा, उसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। लेकिन जब आप खाते हो, अब भोजन करने, सपोज करो कि आपने जिलेबी खाया, आपने रसगुल्ले खाए, और जब खाने के बाद मजा आया, एनर्जी गई। यानी आपकी बॉडी में अगर आपने मीठा खाया तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा गई, चीनी की मात्रा ज्यादा गई, और उससे ऊर्जा भी ज्यादा बनेगा, और फिर आपके चेहरे पे स्माइल भी आएगी, खुशियां भी होगा। तो कई काम एक साथ चल रहा है ना? कई काम जो है आप देख रहे हो बेटा कि एक साथ चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, भोजन करता हुआ मानव क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है आपका नियंत्रण और समन्वय का। ठीक है, यहां भोजन करना क्योंकि हमें जरूरत है किस चीज की, ऊर्जा की, और समन्वय यानी इस कार्य में जो अंग हमारा साथ दे रहे हैं, मुंह हमारा साथ दे रहा है, फिर क्या हमारा आहार नाल, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और वहां जाकर के हमारा भोजन पचना शुरू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है समन्वय और नियंत्रण के अंतर्गत आती है, जिसके लिए प्राकृतिक रूप से जीवों के लिए एक विधान बना हुआ है। पानी में तैरती हुई मछली। अब जरा सोचो, पानी में मछली तैर रही है, और मछली को जैसे ही आप बाहर निकाल देते हो तो क्या होती है, वो तड़पने लगती है। वजह क्या है कि पानी में वह है तो उसकी ऊर्जा बरकरार है,
वह उसकी ऊर्जा बरकरार है, उसकी ऑक्सीजन लेवल बरकरार है, लेकिन जैसे ही आप पानी से मछली को बाहर निकाल देते हो, उसका ऊर्जा का स्तर, उसकी सांस लेने की गतिविधि में एक बाधा उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या होता है, उसे परेशानी होती है। तो पानी में तैरती हुई मछली भी अपना कोई ना कोई कार्य कर रही है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, तो वह लॉजिक क्या है, वह नियंत्रण है। वह तैर रही है, पानी में तैर रही है। अब मछली एक जगह बैठ तो नहीं सकती। मछली एक जगह अगर बैठ भी रही है तो कहां रहेगी, वो पानी में ही रहेगी। ठीक है, तो पानी में तैरती हुई मछली भी नियंत्रण और समन्वय का प्राकृतिक रूप से जो अनुक्रियाएं होती हैं, उसका एक बेहतर उदाहरण है। अब बात करते हैं आकाश में उड़ते हुए पक्षी। अब आपने देखा कि पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं, उनका भी एक उद्देश्य है, आकाश में उड़ना। जब एक पक्षी, एक चिड़िया, एक तोता, ये जब कबूतर जब क्या करते हैं, उड़ते हैं तो वह अपनी दैनिक स्थितियों को, दैनिक क्रियाओं को निपटाने के लिए या दैनिक क्रियाओं के लिए ही जाते हैं। उसके पीछे भी उनका एक उद्देश्य होता है, या तो अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, या तो फिर अपने अंगों को सुचारू रूप से वह काम करे, इसके लिए जाते हैं। तो आपने देखा नियंत्रण और समन्वय का जो उदाहरण है, ये सभी चीजें किसी न किसी बात को दर्शाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय की एक बहुत जरूरत है, क्योंकि एक सामंजस्य बना रहे, एक संतुलन बना रहे, और इसी संतुलन के लिए प्रकृति ने, पर्यावरण ने इस तरह की व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों है। नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों है। अब जरा इस बात को जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि नियंत्रण की जरूरत क्यों है, क्या अगर नियंत्रण ना हो तो जीव नहीं रहेगा, क्या समन्वय ना हो तो क्या जीव नहीं रहेगा। तो जब इस तरह की बात आएगी तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ शब्दों पे जरूर सोचना होगा, हमें कंसीडर करना होगा। कैसे? नियंत्रण और समन्वय पर जब आप ध्यान से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृति और पर्यावरण की सभी घटित हो रही घटना की गतियां सावधानी से नियंत्रण की जाती है, सावधानी से नियंत्रण की जाती है। अब यह नियंत्रण की जा रही है कोई ना कोई। अब इसका जरा देख लीजिए, अर्थात प्रत्येक घटना या अनुक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है। उस उद्देश्य या जरूरत की पूर्ति के लिए नियंत्रण और समन्वय दोनों आवश्यक है। अब इससे ये जानकारी मिलती है कि नियंत्रण और समन्वय दो कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। पहला शब्द निकल के आता है सावधानी, यानी जीव अब कुछ ना कुछ सावधानियां बरतता है, कुछ ना कुछ सावधानियां बरतता है। और दूसरा होता है वृद्धि, अपने वृद्धि के लिए, अपने पोषण के लिए। तो सावधानी, वृद्धि और पोषण, यह तीनों सामान्य रूप से चलता रहे, इसीलिए नियंत्रण और समन्वय की जरूरत पड़ती है। ये समस्त जीवों में है, ये पादपों में है, ये हर जगह सामान्य रूप से देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे एक दूसरा शब्द आता है आपके पास, जंतु तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु का मतलब हो गया वह जीव, और तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है क्या, संदेशवाहक, यानी संदेशों का आदान प्रदान करने वाला विभाग, करने वाला या तंत्र। ठीक है, अब जब हम जंतु तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं जंतुओं में सामान्य या अचानक होने वाली घटनाओं को नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका तथा पेशीय उत्तक द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, यहां पे एक बात को ध्यान देना, जंतुओं में सामान्य गतिविधि हो रही है, जंतुओं में कुछ आपातकाल की गतिविधि हो रही है। जैसे किसी व्यक्ति को छींक आ रहा है, किसी व्यक्ति को छींक आ रहा है, किसी व्यक्ति को अचानक उल्टी आना शुरू हुआ, कोई व्यक्ति को अचानक ठंडा लगना शुरू हुआ। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये दोनों घटनाएं जो हो रही हैं, या ये जिस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, ये किसके लिए हैं, नियंत्रण और समन्वय के लिए। और नियंत्रण और समन्वय के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वह क्या होता है, तंत्रिका होता है। अगर तंत्रिका और पेशीय उत्तक, ये दो ऐसे हैं, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, तंत्रिका और पेशीय उत्तक ही जिम्मेदार होते हैं किसी चीज को नियंत्रण करने के लिए और आपसी अंगों के तालमेल या सामंजस्य बैठाने के लिए, क्योंकि संदेशों के आधार पे ही काम करता है। इसी लेसन में आगे इसको और मैं क्लियर करूंगा, आप देख पाएंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई जीव जैसे ही किसी गर्म पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह तुरंत वहां से क्या होता है, हट जाता है,
जैसे ही कोई जीव किसी गर्म पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म चीज है और आप उसके संपर्क में आए और झटके से ही या फिर जाने अनजाने में स्पर्श होता है, तो आप क्या कर लेते हो, हाथ हटा लेते हो। अब जब हाथ हटा लेते हो तो ये मैसेज क्या, आपने जैसे स्पर्श किया तो तंत्रिका ने एक संदेश दिया, कहां, आपका सूचना जो विभाग है, जो कंट्रोल रूम है, यानी मस्तिष्क को। और मस्तिष्क ने डिसीजन लिया कि नहीं, यह इस चीज के लिए हानिकारक है। अब यह इतना होता, ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो अनुक्रिया होती है, वो कुछ चंद सेकंडों में, यानी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में होती है। और झट से हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। अगर अचानक कोई मच्छर आपको काटने लगे या कोई जो है छोटी कीट पतंगे, हाड़े ने काटा, अगर जैसे ही वो काटता है तो आप क्या करते हो, झट से हाथ हटाते हो, तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको ये संदेश मिल चुका होता है कि ये क्या है, दैट इज द हार्मफुल, ये क्या है, ये नुकसानदायक है, किसके लिए, जीव के लिए। और ये पूरा काम अब कैसे पता चला, अब जैसे मान लो हाथ पे पीछे, अगर सपोज करो कि आप देख नहीं पा रहे हो और फिर पैर के नीचे एक मच्छर बैठा और उसने काटा, और जैसे ही उसने काटना शुरू किया तो आपको एक मैसेज मिला कि हमें कुछ न कुछ वहां हो रहा है, कुछ चुभन हो रहा है। और वह चुभन क्या होता है, वो जैसे चुभाता है तो उसका संदेश जो है ये तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को मिल जाता है और तुरंत हमारे जो अंग हैं वो गति में आ जाते हैं। अंग क्या होता है, गति में। हाथ, हमें कहना नहीं पड़ता है कि मच्छर काट रहा है यार, मारोगे कि नहीं मारोगे, मच्छर को भगाओगे कि नहीं भगाओगे। ऐसा तो नहीं कि कोई बात है, मच्छर जब तक इच्छा है तब तक खाता रहेगा, खून पीता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं करते। मच्छर ने काटा और आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, झट से आपका हाथ जाता है और वो क्या होता है, आप उसे हटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये सभी कार्य जो है ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन कर रहा है, तो तंत्रिका कर रहा है, और क्या कर रहा है, पेशी उत्तक कर रहा है। दो शब्द जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि तंत्रिका और पेशी उत्तक प्रमुख रूप से किन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वहां आपका जवाब होगा कि तंत्रिका और पेशी उत्तक जो होते हैं वह नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब देखो, जंतु तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। अब ये क्वेश्चन आ गया, जंतु तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है। अगर कार्य के बारे में देखा जाए तो जीवधारियों में तंत्रिका सूचना परिवहन का कार्य करता है। याद रखना डियर स्टूडेंट, ये वर्ड को अंडरलाइन करना, जीवधारियों में तंत्रिका जो है सूचना परिवहन का कार्य करता है, अर्थात तंत्रिका द्वारा सूचनाओं को नियंत्रण विभाग क्या है, अगर किसी जीव की हम बात करें, अगर मानव की बात करें तो नियंत्रण विभाग क्या है, आपका मस्तिष्क है। कहां जा रहा है, मस्तिष्क में। सूचनाएं जा भी नहीं है, सूचनाएं आ भी नहीं है, यानी नियंत्रण वहीं से हो रहा है। और ये जो है तंत्रिका क्या कर रहा है, ये संदेशवाहक है, ये मैसेज ले आ रहा है, ये क्या है, मैसेज पहुंचा रहा है, मैसेज ले आ रहा है। तो तंत्रिका द्वारा सूचनाओं को नियंत्रण विभाग अर्थात मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और इन सूचनाओं के पीछे नियंत्रण और समन्वय की अनुक्रिया छुपी होती है। क्या होती है, नियंत्रण और प्रक्रिया समन्वय की बात छुपी होती है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि हमें कुछ नियंत्रण करना है, हमें कुछ अंगों को आपस में समायोजन करना है, उनका सामंजस्य बनाना है, ताकि इस क्रिया को पूरा किया जा सके, इस कार्य को पूरा किया जा सके। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं, मच्छर वाला। मच्छर का काटना, जीव को उसे हटाना। मच्छर ने काटा तो तंत्रिका ने मैसेज दिया, किसको, मस्तिष्क को। मस्तिष्क ने कहा इसे तत्काल हटाओ, तो जीव ने उसे हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि मच्छर काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया होगा, मच्छर काटेगा तो हमें दर्द होगा, हमें पेन होगा, बिच्छू डंक मारेगा तो हमें दर्द होगा। तो प्रकृति ने इस व्यवस्था को बनाया हुआ है कि जो हमारे लिए हानिकारक चीजें हैं उसके लिए तंत्रिका तुरंत हमें क्या करता है, सजग कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है, सूचना दे देता है, और फिर उस काम को वहीं पे रोक दिया जाता है। ठीक है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, तो दो बातें याद रखना, सूचना परिवहन करना, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, क्यों करता है, किस निश्चित कार्य को करने के लिए। वो कार्य कोई भी हो सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जंतु तंत्रिका की जो संरचना होती है उसे भी जरा एक बार देख लेते हैं। अब देखो, जंतु तंत्रिका तंत्र की संरचना आप अपने बुक में देखना, इस तरह से मिलेगा, आपकी किताब में होगा।
अब इसमें देखो कुछ केंद्रक दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखो जो सबसे ऊपरी भाग में आप जाते हो एक काला सा बिंदु दिखाई दे रहा है, और जो केंद्रक उसका नाम होता है केंद्रक। और उसके बगल में आप देख रहे हो कि कुछ शाखाएं जैसे निकली हुई है, और वहां ठीक ऊपरी सिरे पर एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं द्रुमिका। ठीक है, नीचे जो है फिर थोड़ा सा और देखोगे तो इसमें कोशिका काय मिलेगा, और बीच में आप देखोगे तंत्रिकाक्ष मिलेगा, और तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब ये पूरा जो है ये एक तरह के क्या है, संदेश वाहक है, यानी पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम है कि कैसे द्रुमिका अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस कर रहा है, तंत्रिकाक्ष उसे कैसे जो है दूसरी जगह उसे भेज रहा है, और कैसे वह फिर गति में आ जा रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है जो तंत्रिका तंत्र है, चाहे जिसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, केंद्रक है, द्रुमिका है, कोशिका काय है, तंत्रिकाक्ष है, और तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे आप जो है तंत्रिकाक्ष को देखोगे तो तंत्रिकाक्ष में जो चीजें आपके सामने आती हैं वो आ जाती हैं, उसमें जो बातें आएंगी वो आ जाएगी। उसमें पेशी फाइबर्स आपको कुछ मिलेंगे, अपने बुक में आप देखना, आप अपने जब बुक में देखोगे तो इसका एक माइक्रोस्कोपिक और भी चित्र अच्छा दिखाई देगा, जिसमें आपको फाइबर, कोशी, तंत्रिक पेशी और माइटोकाइंड्रिया इत्यादि दिखाई देगा। तो ये पूरा सिस्टम होता है ये जंतु तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस चीज को और एलाबोरेट करेंगे और थोड़ा सा विस्तृत करेंगे ताकि आप समझ पाए। अब देखो तंत्रिका तंत्र को हमने एक चित्रात्मक रूप में समझाया है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये मस्तिष्क हर्जी, देखो आंख भी हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो उसी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। हमारा हृदय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, हमारा जो लीवर है उसी से जुड़ा हुआ है, ब्लड वेसल्स उसी से जुड़े हुए हैं, डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, आपका यूट्रस जुड़ा हुआ है ना, यानी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जुड़े हुए हैं, मेल एंड फीमेल सबके। यानी कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो जा करके इस तंत्रिका तंत्र से न जुड़ा हुआ। पेट में दर्द होता है कैसे पता चलता है, ये तंत्रिका तो बताता है। ठीक है, ये जो नर्व सिस्टम्स आपके हैं ये आपको सूचना देने के का काम करते हैं। आपको दर्द का अनुभव होता है कौन बताता है, ये तंत्रिका बताएंगे। आपको खुशी का अनुभव होगा ये तंत्रिका बताएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आ रही है, पेट में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, कहीं कटा फटा, ये जो कुछ भी है हर एक चीज की सूचना जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही समायोजित किया जाता है, उसे भेजा जाता है और उसे समझा जाता है। हमारी बॉडी जो है, बॉडी की कुछ बनावट ऐसे है कि जो वह हर एक चीज को बिना कहे वो समझ जाती है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वह तुरंत अपना डिसीजन भी ले लेता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो मुझे आप मैसेज जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे और भी बेहतर तरीके से आपको बताने की। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको आसान तरीके से आपको समझाया जा सके, आपको बताया जा सके। अब देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र और अंग, कुछ जो इसके बारे में हम देखते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को देखोगे तो कुछ इस तरह का जाल आपको दिखाई देगा, ये मानव तंत्रिका तंत्र है। और ये पतले पतले जो जाल आप देख रहे हैं ये सब तंत्रिकाओं के ही जाल है। चाहे हम मस्तिष्क की बात करें, हाथ की बात करें, पैर की बात करें, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इवन मसल्स की बात करें, कुछ भी आप देखो वो सब कुछ जुड़ा होता है किससे, तंत्रिका से। और सबका कनेक्शन क्या होता है, तो कनेक्शन कहां होगा, आपका कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम कौन सा है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क ही इन सब चीजों को नियंत्रित करता है। मानव में मनुष्य ही आपका क्या है, कंट्रोल रूम है, कंप्यूटर है, हर चीज कह लो, तो वह उसे नियंत्रण करने का काम करता है। तो मनुष्य की हर एक गतिविधि, चाहे वह जीवन की डेली रूटीन की बात हो, या फिर कोई कार्य की बात हो, या सामान्य रूप से होने वाले या असामान्य रूप से होने वाली गतिविधि हो, सब कुछ अगर नियंत्रण की बात आती है तो वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रण होता है। और नियंत्रण के ठीक दूसरा कार्य जो शुरू होता है वह समन्वय, यानी पहले क्या होगा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका का काम है मैसेज, एक मैसेज गया, मैसेज के बाद क्या हुआ, डिसीजन लिया गया, और डिसीजन लेने के बाद क्या है, किस अंग को कौन सा काम करना है वो शुरू हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है, उसे किसी की इजाजत, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि और आप किस चीज को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, और कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर मुझसे पूछना, मुझे आपको दोबारा समझाने में काफी खुशी होगी।
अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे और देखेंगे। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसे शब्द रखूंगा, कुछ ऐसे प्रमुख शब्द हैं जो आपके इस लेसन में बार बार आए हैं और उनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब शब्दों का अर्थ आप समझ लोगे तो समझ लो कि फिर आप 99% मार्क्स लाने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अब नियंत्रण, नियंत्रण को क्या कहेंगे? नियंत्रण का मतलब होता है अपने बस में रखना, यानी हर एक चीज क्या है, दे आर अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो उसे हम कहेंगे जो आपके बस में हो, जो आपके बस में हो या किसी निश्चित अनुक्रिया के बस में हो, उसे हम नियंत्रण शब्द के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। दूसरा शब्द बार बार आया है, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है आपसी अंगों के संबंध, या आप कह सकते हो आपसी अंगों के संबंध या तालमेल। जैसे कि हाथ, दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों का तालमेल है। मैं इस समय बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने में क्या है, हमारे कितने अंग लग रहे हैं? मस्तिष्क हमें मैसेज दे रहा है कि मुझे इस बात को बोलना है, अब इस चीज को बोलना है, इसके बाद ये करना है। फिर उसके साथ साथ इसमें हमारा इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी की हर एक चीज इन्वॉल्व है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी ले रही है। तो समन्वय, हमें जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, जो हमें बोलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, वो कौन दे रहा है? मेरी बॉडी दे रही है। तो क्या हुआ जो ऊर्जा देने वाले अंग हैं वो मुझे ऊर्जा दे रहे, और उस ऊर्जा की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और आप सुन पा रहे हो। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अनुक्रिया। अनुक्रिया शब्द का मतलब होता है घटित हो रही घटना है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वट एवर सी, ठीक है, वट एवर यू सी, जो आप चारों तरफ अपने देख रहे हो, कुछ ना कुछ घटना तो घट रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्ली दौड़ रही है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी घटनाएं सामान्य रूप से आप देखने को मिल रहा है और कुछ आकस्मिक रूप से देखने को मिल रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अनुक्रिया शब्द से संबोधित करते हैं। यानी इसमें कोई निश्चित एक घटना नहीं है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, घटित घटनाएं हो सकती हैं, हो रही हैं, वो हो सकता है, कुछ हो चुकी हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर के हम इसे क्या कहते हैं, अनुक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुरक्षण। एक शब्द और आया है, अनुरक्षण। तो डियर स्टूडेंट, अनुरक्षण का जो अर्थ होता है वह होता है रख रखाव। क्या होता है? रख रखाव, यानी किसी भी चीज का रख रखाव कैसे क्या करना है, ये इस शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए संभावित। संभावित का मतलब क्या होता है? संभावित यानी एक ऐसी संभावना बन रही है, एक ऐसी संभावना बन रही है या ऐसा हो सकता है। यानी ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अनुक्रिया, कुछ ऐसी घटना जो होने की संभावना बन रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा संभावित है या ऐसा संभावित हो सकता है। कुछ हो सकता है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब जैसे संभावित का उदाहरण बताएं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। संभावित, अगर कोई भी चीज, अगर आपको मच्छर ने काटा तो यह संभावित क्या है कि आपका अंग, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, वो मैसेज किसको भेजेगा? आपके मस्तिष्क को भेजेगा। मच्छर ने काटा, मैसेज मस्तिष्क को गया, और संभावित है कि आपका हाथ उठेगा, मच्छर की जान चली जाएगी या आप उसे हटा दोगे। ठीक है, चलो दूसरा ले लेते हैं, हाड़ी का या बिच्छू का डंक मारना। जैसे बिच्छू डंक मारेगा तो ये पूरा संभावना है कि ये मैसेज जाएगा किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा। कहां जाएगा? मस्तिष्क में जाएगा। वहां क्या होगा? एक निर्णय होगा, एक डिसीजन होगा। फिर क्या होगा भाई? वहां से हम हटेंगे या उसे मारेंगे या भागेंगे। ऐसा तो नहीं बार बार डंक मरवाएंगे, नहीं, हटते तो संभावित। अब देखते हैं दूसरा, तंत्रिका। तंत्रिका शब्द जो है, इसका दूसरा स्वरूप कह सकते हैं संदेशवाहक है। क्या है? संदेशवाहक, यानी संदेश देने वाला। आपको मैसेज दे रहा है, कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, जो भी काम करोगे, बड़े प्यार से कहता है कि साहब ये हो रहा है, साहब ये हो रहा है, साहब ये हो रहा है। तो ये क्या है? एक तरह का पत्रकार है, ये मैसेज दे रहा है, पत्रकार है। और किसका पत्रकार है? आपके बॉडी का पत्रकार है। ठीक है, एग्जाम में मत लिखना कि तंत्रिका बॉडी का पत्रकार है। ठीक है, तो तंत्रिका का मतलब क्या हुआ? संदेशवाहक है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आंतरिक। आंतरिक शब्द का अर्थ होता है अंदर, अंदरूनी, यानी जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हो आप? आंतरिक बोलते हो। क्या बोलते हो डियर स्टूडेंट? आंतरिक बोलते हो। तो इसको जहां भी आंतरिक शब्द आए, आंतरिक अंग, जैसे आ गया आंतरिक अंग। अब आंतरिक अंग का मतलब कि हमारे पेट के भीतर जितने भी अंग है वो क्या है? आंतरिक अंग है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है, वो कहीं ना कहीं कवर है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अंग।
अब कहते हैं बाहरी अंग। अब बाहरी अंग में बाहरी त्वचा है। अब देखो जो त्वचा है जो बाहर हमको दिख रही है, हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, तो इसके लिए आंतरिक और बाहरी दो शब्दों का प्रयोग किया गया है आपके इस लेसन में। दूसरा शब्द आता है आवेग। एक शब्द और प्रयोग किया गया है आवेग। आवेग का क्या अर्थ होता है? तो आवेग का अर्थ होता है एक तरह का प्रवाह। क्या होता है? एक तरह का प्रवाह। आवेग मतलब हुआ एक तरह का प्रवाह, एक तरह की गति, और यह जीवों में ही होता है। तो आवेग किसका? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तब भी आवेग आया, आपको खुशी हो रही है तब भी आवेग आया, अगर आपको बहुत खुशी हुई, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तब भी आप में एक आवेग देखा गया, अगर आपका बीपी हाई हो गया तब भी आपको आवेग मिलेगा। ठीक है, किसी ने कोई कह दिया, कोई बात ऐसा कह दिया जिससे नाराज हो गए। आप जरा सोचो, अगर कोई बात ऐसा कह दे जिससे कि आप बिल्कुल नाराज हो जाते हो, बिल्कुल नाराज, जैसे लगता है कि बस आप तोड़ फोड़ कर देंगे, तो क्या वो भी एक आवेग आता है। और किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, प्यार से कह दिया, कोई ऐसे शब्द कह दिया, प्यार भरी बातें कह दिया, उस समय क्या अंदर से बहुत खुशी होती है, और फिर आप उस समय भी एक आवेग आता है। उस समय क्या कर लेते हैं? उस समय कोई गले लगा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नाचना शुरू कर देता है। तो मे भी ये आवेग का ही एक स्वरूप है। तो एक तरह का प्रवाह है। अब इस प्रवाह के पीछे क्या है? एक तरह की अनुक्रिया, एक तरह की घटना छुपी हुई है जो समय पे उजागर होती है। चलो अगले शब्द के बारे में जानते हैं। एक शब्द है ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है कि सूचना देने वाली अंग। ये वे अंग हैं जिनके द्वारा हमें किसी निश्चित सूचनाओं का आभास होता है या जानकारी मिलती है। जैसे कान के द्वारा हम क्या करते हैं? सुनते हैं। आंख के द्वारा क्या? तो कान हमारा क्या है? एक तरह का ज्ञानेंद्रिय हो गया। आंखों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, तो ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय हो गया। ठीक है। और जीभ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं, यार बहुत अच्छा है, हमने चाय पिया, बहुत स्वाद अच्छा लगा, तो हम तारीफ करते हैं, यार बहुत अच्छा चाय बना। खाना बन गया, बहुत अच्छा खाना बना था। घर में मटर पनीर बन गया, अरे बहुत अच्छा बना था यार। कैसे पता चला आपको कि बहुत अच्छा बना था? क्योंकि आपको इसमें सहायता किया है किसने? ज्ञानेंद्र ने। आपकी ज्ञानेंद्र क्या है? जिह्वा ने, जीभ ने। आपकी जो टंग है ना, ये स्वाद लेने का भी काम करती है, बोलने का भी काम करती है। ये प्यार से भी बोलती है, ये थोड़ा सा कड़वा भी बोलती है। प्यार से बोलती है तो आपकी तारीफ होती है, और कड़वा बोलती है तो फिर मार पड़ती है। तो ये ज्ञानेंद्र जो है इस तरह का। तो ज्ञानेंद्र को आप क्या कहेंगे? सूचना देने वाले अंग। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब तक हमने जो अब तक पढ़ाई किया, जो हमने चर्चा किया, किन किन बातों पे चर्चा किया है? नियंत्रण पे। और किस पे बात किया है? समन्वय पे। और किस पे बात किया है? तंत्रिका पर। और क्या बात किया है? उसके बाद जो गतिविधि होती है। तो हमने क्या सीखा है उसको एक क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और 10 क्वेश्चन को आप देखना, समझना, इसमें कितना क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसमें से आप 10 में से 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पा रहे हो, राइट कर पा रहे हो, तो मेरा दावा है कि 99% मार्क्स के करीब आप पहुंच पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, जीवों में नियंत्रण से क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। जीवों में नियंत्रण से क्या समझते हैं? अब आपको क्या लिखना है कि जीवों में नियंत्रण कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। अभी जो आज के लेसन में आपने पढ़ा उसमें मैंने पूरा पिछली क्लास में देख, अगर ना समझ में आए तो इसको फिर रिवर्स करना और देखना, पूरा रिपीट करके फिर दोबारा देखना। अगला क्वेश्चन आएगा समन्वय, क्योंकि दो ही बातों पे हमने किया आज, जो भी चर्चा हमने किया नियंत्रण पर किया और समन्वय पर। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया किसके ऊपर? समन्वय का अर्थ बताइए। तो समन्वय का अर्थ तो आप जान रहे हैं। हाँ, क्या होगा? आपसी अंगों का तालमेल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो फटाफट आपको आप बता पा रहे। तो आपसी अंगों का तालमेल क्या होगा? आपसी अंगों का तालमेल। और अगला क्वेश्चन आएगा, जीवों में अनुक्रिया से क्या समझते हैं? तो अनुक्रिया शब्द को ध्यान दो, अभी इसके पहले हमने अनुक्रिया बताया था, यानी जो भी आप देख रहे हैं सामान्य रूप से या असामान्य रूप से घटित हो रही घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, जो आपके प्रकृति में, आपके पर्यावरण में, आपके किसी जीव के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, वो सब कुछ क्या है डियर स्टूडेंट? अनुक्रिया है। अब देखो तंत्रिका का प्रमुख कार्य क्या है? हाँ, ये तो बिल्कुल पता है। तंत्रिका का प्रमुख कार्य क्या है? बस पत्रकार, याद आया? पत्रकार है। किसका पत्रकार है? वो आपके जीवों का पत्रकार है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तंत्रिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? संदेश को ले जाना। संदेश वाहक है ये। क्या है? संदेश का परिवहन करता है। संदेश का क्या करता है? ले भी जाता है, लाता भी है। ठीक है, अगला देख लो,
जंतु तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? अब जंतु में तंत्रिका तंत्र होते हैं। अब तंत्रिका तंत्र, एक तंत्रिका है, शब्द है तंत्रिका, ले जाने वाला, और तंत्र का मतलब होता है कि उसके साथ और क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसका पूरा सिस्टम। अब जैसे मानव का क्या है, पूरा सिस्टम है, आंख कान नाक सब, सब कुछ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मानव बोलते हैं ना। मेल फीमेल बोलते हैं, महिला पुरुष बोलते हैं, तो क्या है? पूरा सिस्टम है। तो तंत्रिका, तंत्र का मतलब होता है पूरा सिस्टम, एक सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मानव में ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। अब आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आप में वो कौन से अंग हैं जो आपको किसी न किसी तरह का सूचना देते हैं? जरा सोचो। हाँ बिल्कुल सही, आंख देखने का काम कर रहा है, और क्या? कान, बिल्कुल सही, सुनने का काम कर रहा है, जीभ टेस्ट ले रहा है, बोल भी रहा है, ठीक है, और थैंक यू भी दिलवा रहा है, गालियां भी सुनवा रहा है, पिटाई भी खिलवा रहा है, तो क्या? जीभ हो गया। और क्या? बहुत सारी चीजें। अब देखो त्वचा है, त्वचा में जो रोमे हैं ये क्या आपको महसूस कराते हैं, तो ये सब ज्ञानेंद्रिय है। ये क्या है? नाक है, नाक से क्या है होता है, आप अच्छे और बुरे सुगंध को या गंध को आप महसूस करते हो। तो वे अंग जिनके द्वारा आपको किसी न किसी तरह की जानकारी मिलती है, क्या बोलते हैं उसे? उसे ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, जीवों में आवेग, आवेग तो समझ गए ना, जीवों में आवेग यानी जीवों में जब एक तरह का प्रवाह आता है, क्या आता है? एक तरह का प्रवाह। वो प्रवाह कैसे हो सकता है? वो प्रवाह किसी भी तरह का हो सकता है। वो प्रवाह खुशी का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, नफरत का हो सकता है, भोजन करने का हो सकता है, शिकार करने का हो सकता है, ठीक है। तो ये आवेग, आवेग का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो जीव किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवों का आवेग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। रोना, रोना भी क्या है? आवेग है। हंसना, ये भी एक आवेग है। अब बात करते हैं नियंत्रण और समन्वय आवश्यक क्यों है। तो आवश्यक क्यों है, पिछले याद है 3 बातें मैंने बताई थी। नियंत्रण और समन्वय इसलिए आवश्यक है कि सावधानी, जीवों में सावधानी, उसके बाद क्या हो? वृद्धि, उसके बाद क्या होगा? पोषण। सावधानी, वृद्धि और पोषण जरूर ध्यान में रखना। तो नियंत्रण और समन्वय का मुख्य कार्य ही है नियंत्रण, सावधानी रखना। क्यों रखना है भाई सावधानी? सावधानी इसलिए रहेगा कि हमें कोई चीज नुकसान न पहुंचा जाए, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, ठीक है। उसके बाद से पोषण, पोषण का मतलब आप मैंने वृद्धि, पोषण और वृद्धि आप कह सकते हैं विकास के लिए। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो फिर हमारी एक वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। किस तरह की वृद्धि? आवाज की वृद्धि। ऊर्जा ही नहीं है तो बोले क्या? अब जैसे बोलते बोलते सपोज करो कि मैं अब तक आपको बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं और आप लगातार सुन रहे हैं, तो मेरी एनर्जी तो कम हो रही है ना, मेरी एनर्जी कम हो रही है। अब धीरे धीरे मेरी आवाज और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मेरी ऊर्जा कम हो गई। अब फिर मुझे ग्लूकोज पीना पड़ेगा, ग्लूकोन डी पीना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तब जाके फिर एनर्जी आएगी, फिर मैं बोलूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनुरक्षण से क्या समझते हैं? अब अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? पिछले में देखा, अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। अब रख रखाव करते हैं, अपने बॉडी का रख रखाव आदमी करता है ना, क्यों करता है? सब देखो क्या क्या रख रखाव करते हो अपने इस जीव को, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आप बहुत सारा काम करते हो। इसे गर्मी से बचाते हो, इसे जाड़े से बचाते हो, इसे बारिश से बचाते हो, ठीक है, इसे हानिकारक जीवों से बचाते हो, ठीक है। जो हानिकारक जीव हैं वायरस से, ये सब अनुरक्षण करना यानी रख रखाव, कुछ इस तरह का रख रखाव। अब ये रख रखाव जो अनुरक्षण शब्द है, ये आपका इन्वॉल्व किसमें है? नियंत्रण और समन्वय में। तो आपके बुक होगा, पूरे बुक को पढ़ना और इसके कुछ प्रयोग हैं, उनको भी आप देखिएगा, करिएगा। नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों है? सीधी सी बात है, सावधानी के लिए, वृद्धि के लिए, पोषण के लिए। तो नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों है? कि जीव क्या हो? सावधानी रख सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, ठीक है, पोषण की प्रक्रिया कर सके, वृद्धि की प्रक्रिया कर सके, और सजीव और पादप दोनों में समान रूप से ये सारी स्थितियां, सारी गतिविधियां होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आज हमने सीखा और आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा और अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। डियर स्टूडेंट, कुछ आपके बुक में प्रैक्टिकल्स भी हैं, उसको जरूर करना। और उस प्रैक्टिकल्स में क्या है, जैसे देखो चीनी बड़ा अच्छा लगता है। अगर चीनी को हम कहें कि मुंह में रखना, चीनी को मुंह में रखना, जब चीनी को मुंह में रखोगे तो क्या होगा? एक मीठा स्वाद लगेगा। अब जरा देखो, चीनी को मुंह में रखने के बाद और नाक को बंद कर दो। अब नाक को बंद कर दिया, पहले का जो स्वाद देखो वह, और नाक बंद किया उसके बाद का स्वाद देखना क्या होता है, ये एक बार करके जरूर देखना, ठीक है।
हमेशा नाक नहीं बंद करना है, थोड़ी देर के लिए बंद कर, थोड़ी देर भी नहीं, कुछ क्षण के लिए स्वाद लिया और फिर नाक को हल्का सा बंद करो, अब बस टेस्ट महसूस करो उसका स्वाद कैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से कुछ और कर सकते हो, अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद कर लो और फिर चीनी खाओ। यानी पहले नाक को ऐसे बंद कर लेना, ऐसे करो, ऐसे करने के बाद अब चीनी खाओ, अब चीनी खाने के बाद उसका टेस्ट देखो, तो आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको नजर आएगा। और जब उसमें अंतर नजर आएगा तो आप महसूस करना कि ये इसमें अनुक्रिया, नियंत्रण, समन्वय किस तरह से हो रहा है, और जरा सोचने की कोशिश करना। जब सोचोगे तो आपके सामने ये सारा पिक्चर चलेगा, ये सारी बातें जो मैंने आपको सिखाया, जो आप बताया, ये सारी बातें सामने आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने आज ये सीखा होगा कि समन्वय क्या है, नियंत्रण क्या है, तंत्रिका क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर के, नई बातों को लेकर के, क्योंकि मेरा मकसद है 99% मार्क्स आपको लाना है और पहली बार में नीट क्वालिफाई करना है।